हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वो बायोलॉजी का एक पूरा सेगमेंट लेकर आए हैं। इसमें बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस जो हैं आपको बायोलॉजी सेगमेंट का मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी सेगमेंट से पूछते हैं और टोटल साइंस का क्वेश्चन 30 होता है। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड वेरी क्लियर कि आपको साइंस सेगमेंट पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए, और अगर साइंस सेगमेंट पे कंट्रोल है तो यू विल डू बेटर। दूसरी बात है, साइंस में भी ज़्यादातर ध्यान आप बायोलॉजी सेगमेंट पर दीजिए, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनपुट बाय आउटपुट वाला चीज़ से आप काम करेंगे। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं भाई, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो है। ये मेरे द्वारा क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो एक कोचिंग है फोरम आईएएस करके, वो कोचिंग क्लासरूम के लिए तो कम जाना जाता है, पर वो मेंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसके अच्छे मार्केट में हैं। तो एक मैम है अंजलि मैम, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, वो वहाँ पर काम कर चुकी हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप क्वेश्चन सेट कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस बहुत होता है पेपर को एनालाइज करने के बाद। तो उन्होंने बीपीएससी को पूरे अच्छे से स्टडी करके बीपीएससी के हिसाब से प्रश्न सेट किया है। हमें पूरा भरोसा है कि ये वो प्रश्न रहेंगे जो सीधा आपसे एग्जाम में टकराएंगे। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ थोड़ा सा वो जटिल लेवल का होता है, क्योंकि हमारा केस में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है ना। ये जो आपको सेट है इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। वैक्सीन को लेकर बहुत सुंदर सुंदर मैम ने क्वेश्चन सेट किया है, तो वैक्सीन वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और टकराएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो सीधा आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। द होल क्रेडिट गोज टू मैम, उन्होंने सेट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। और बाकी हम इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, इस पूरे पेपर को जब मेरे पास आया तो इस पेपर को पहले मैंने खुद अटेम्प्ट लिया। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ है कि ऐसा तो नहीं कि 25 में 25 या 30 में 30 सारा क्वेश्चन हमसे बन गया। हमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बना, तो हम देखें और कुछ क्वेश्चंस पे ये है कि हमने उसका सही आंसर निकाल लिया। कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं था, फिर भी आई अराइव्ड एट द राइट आंसर। आई विल टेल यू हाउ। हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं दोस्त। आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। हाँ, जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज द पार्ट ऑफ द एटीपी। जैसे मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि एटीपी का कौन पार्ट है। जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को पता हो, आप पेट में सारा सीख के नहीं आते हैं, और ये भी नहीं कि हर चीज़ आप रटे हो और आपको याद हो। मुझे ये चीज़ नहीं पता था, पर मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया एंड आई अराइव्ड एट द राइट आंसर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में बैठे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें होंगी कि जो नहीं आता होगा, पर यार आप बहुत पढ़ लिए हैं, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं। यूज़ दोज इंफॉर्मेशंस और इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि बीपीएससी में मार्किंग तो है, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं कुछ भी मार दो, ABCD कुछ भी मार दो, सब तो बराबर नहीं। आप डिड्यूस करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जाइए, कुछ ना कुछ सोच कर मारो यार, ऐसे ब्लाइंड तुक्का मत मारो। एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएट बिटवीन, किसी का अगर 108 नंबर आ रहा है और आपका अगर 100 नंबर आ रहा है, तो यही डिफरेंशिएट कर रहा है कि वो तुक्का भी मार रहा है ना, तो वो सोच के तुक्का मार रहा है, इंटेलिजेंट केस मार रहा है। जैसे ये क्वेश्चन हमको नहीं पता था यार, क्लोज ऑप्शन है, पर हमको इतना पता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बच्चा में हम पढ़े कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब आप नाम में देखो भाई, मेरे लिए तो सब अकड़म बकड़म सब तो बराबर ऑप्शन है, पर हमारे नाम हम देखें कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भाई अगर हमको कुछ मारना है तो हमने फॉस्फोरस को टिक कर दिया, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ ना कुछ सोच के मारो, ऐसे ही ब्लैंक मत मारिए, कुछ ना कुछ दिमाग में तिकड़मबाजी करना जरूर, तिकड़मबाजी के बाद ही कुछ मारिए। देखिए होता क्या है कि जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होंगी। एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि एनर्जी बेसिकली कहाँ रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियन को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। टोटल एक सेलुलर रेस्पिरेशन में आप सांस लेते हैं तो एनर्जी जो आपको मिलता है ब्रेकडाउन के बाद, टोटल कितने एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी टोटल मिलते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं यार। देखो आप, ये एक सेल है, इस सेल में ये चीज़ न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो जेलीनुमा स्ट्रक्चर है, इस जेलीनुमा स्ट्रक्चर को आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी साइटोप्लाज्म में लाइजोसोम्स है जिसको आप सुसाइड बैग बोलते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी है, सारा चीज जो है साइटोप्लाज्म में है, और ये आपका न्यूक्लियस है। ये जो आपका
ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। देखिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज जो है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, पहले उसको बता देते हैं। लिसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, किसी चीज को तोड़ना इज लिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड रिलीज होते हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड रिलीज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब 2 मोल ऑफ एटीपी रिलीज हो गए। कहाँ पे हो गए? इस साइटोप्लाज्म में हो गए 2 मोल ऑफ एटीपी। बाकी जो 36 एटीपी रिलीज है, जो एनर्जी रिलीज होता है, वो 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। अगर आपसे पूछता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जब आप सांस लेते हैं जो आपको एनर्जी मिलता है, टोटल एटीपी कितना रिलीज होता है? 38 एटीपी रिलीज होता है। इस 38 एटीपी में 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड के 2 मोल पाइरुविक एसिड के रूप में टूटता है। और कहाँ पे होता है? वो साइटोप्लाज्म में होता है। 36 कहाँ रिलीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीपीएससी फैक्ट पूछेगा 38 याद रखिएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा तो 36 हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका, तो अब हम लोग देखते हैं कि एटीपी बनता किस किस से है। तो एक एटीपी का फॉर्मेशन में रहता है एडिनिन, एक राइबोस शुगर होता है और दूसरा फॉस्फेट होता है, तीसरा फॉस्फेट होता है। तो एटीपी इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। 38 एटीपी रिलीज होता है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिलीज होता है, इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया कि भाई 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है? कोई ना कोई तो इसको किया होगा। वो जो जिन्होंने खोज किया उनका नाम है क्रेब्स के नाम पर है। जिस साइकिल के द्वारा रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब ने इस चीज़ का खोज 1937 में किया। ये जो पहले साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते थे? साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते थे, पर बाद में क्रेब के नाम पर हो गया एंड इट इज कॉल्ड एज द क्रेब साइकिल। तो अगर ये क्वेश्चन फ्रेम करता है कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी इज रिलीज थ्रू इट साइकिल, द करेक्ट आंसर इज अ क्रेब साइकिल। ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, देखो यार कुछ हम लोग लोगो थोड़ा सा चेंज किए हैं, बताना कैसा है कि पुराना वाला अच्छा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक का कौन कौन है? करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ये नहीं, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। बैक्टीरिया छोड़ के सारा चीज जो है यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। पहली चीज पता होना चाहिए, यहां पर सेल आया है। सेल को डिस्कवर किसने किया? बचपन में अगर थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है ना? रॉबर्ट हुक ने किया है। इनकी एक किताब है, रॉबर्ट हुक की जो किताब है उस किताब का नाम है माइक्रोफैगिया। कब किया? माइक्रोफैगिया, उस जर्नल में वो उसको डिस्कवर करते हैं रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस का किसने खोज किया? न्यूक्लियस का जो खोज किया है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कब किए हैं रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन जो है खोज किए हैं 1931 में। उसको याद रखिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हमने याद रखा है। कौन किया है न्यूक्लियस का खोज? कभी जब भी पूछ लेता है दोस्त, ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट हुक 1665 में किए। जर्नल में प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोफैजिया उनका बुक होता है, उसी में प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, जो सेल होता है, जैसे पहला सेल 2 तरह का होगा बेसिकली। एक तो होगा एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। दोनों में आप अंतर कैसे करेंगे? एनिमल सेल जो है इट विल लैग सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग और भी अंतर हैं, पर अपने बीपीएससी एग्जाम के लिए मात्र ये अंतर सफिशिएंट है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। काफ़ी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी सेल है उसको 2 भाग में आप तोड़ेंगे। एक सेल होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक जो सेल होता है उसको आप बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो चीज सिंपल है वो प्रोकैरियोट है, जो चीज कॉम्प्लेक्स है वो यूकैरियोटिक है।
Plant cell is an example of eukaryotic cell. Animal cell is an example of eukaryotic cell. Fungus is an example of eukaryotic cell. Protozoa is an example of eukaryotic cell. Algae is an example. जितने भी चीज है ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, ये बेसिकली मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है। सिंपल सेल क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया, आर्केई, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या है, ये तो आप डेफिनेशन दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूनिसेलुलर होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, अब समझ में आया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, कहने का मतलब है कि इसमें ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, ऑर्गेनेली एब्सेंट होगा। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा ऑर्गेनेली क्या होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लाइजोसोम्स प्रेजेंट होगा, फलाना चीज सारा चीज जितने ऑर्गेनेली हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया एंड आर्किया आर द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज ऑर्गेनेली? ऑर्गेनेली मतलब का मतलब नाम से ही हो गया, लाइक ऑर्गन। ठीक है, इट इज लाइक ऑर्गन। ठीक है, तो लाइक ऑर्गन मतलब ऑर्गन का क्या काम है? लीवर एक ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन काम करता है। ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर ऑर्गेनेली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसका काम बांधा हुआ है कि तुम एनर्जी रिलीज करोगे सेल में। लाइजोसोम्स क्या है? एक सुसाइड बैग है, उसका काम बांधा हुआ है। तो ऑर्गेनेली आर लाइक द ऑर्गन्स इनसाइड द सेल विच आर असाइन्ड सम फंक्शंस, हेंस दे आर कॉल्ड लाइक। ठीक है, तो इतना काफ़ी होगा दोस्त, और इससे आपका सारा चीज़ बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमने आंसर आपको बता दिया। करेक्ट आंसर ई है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं यार। अब देखो, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स क्या? वाइट ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, एमाइलेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। अब देखिए, प्रॉब्लम आ सकता है किसी को, एपिथेलियल सेल कैसे होगा? आपका जो गाल है, जो चिक है, जो इनर लाइनिंग है, वहाँ से एपिथेलियल सेल्स कुछ जाके चले जाते हैं सलाइवा में, और तो वहाँ पर एपिथेलियल सेल वो कंटेन करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे पेप्सिन। मैं आपको बोलो ये वीडियो जरूर कर लेना यार, जो हमने विटामिन्स वगैरह के बारे में आपको बताया है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया, वो बहुत ही शानदार वीडियो है। देखो, 2-3 चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ एंजाइम्स बेसिकली हैं क्या? एंजाइम्स आर प्रोटीन। वो वीडियो बहुत शानदार है यार, उसको देख लेना, आपका काम बन जाएगा। प्रोटीन है। देखिए, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो फैट को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ एंजाइम जो हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। वही चीज़ है, उसको रिपीट कर रहे हैं। जो पहले देखा हुआ है उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है, जो नहीं देखा हुआ है उसके लिए 1 रुपया का सवाल है। प्रोटीन वाला मैं आपको बताए थे, जिसमें इन रहेगा वो प्रोटीन है। जैसे पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट क्या करेगा? लाइपेज करेगा, बाइल करेगा। ये सब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। ये भी पूछा जा सकता है। चूंकि पेप्सिन आया तो हमने आपको बता रखा है कि पेप्सिन कहाँ पे सेक्रीट होगा? स्टमक में सेक्रीट होगा। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। पेप्सिन स्टमक से सेक्रीट होगा। यहाँ पर लाइपेज आ गया। लाइपेज का हमने बताया है, लाइपेज इज L3। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। फैट को क्या चीज़ में ब्रेक करता है? फैट को वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में तोड़ेगा। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। L3 लाइपेज जो है कहाँ से सेक्रीशन होता है? तो लाइपेज का पहला जो सेक्रीशन होता है वो माउथ में होता है, सलाइवा में के साथ। दूसरा स्टमक में होता है, और तीसरा पैनक्रियाज में होता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के साथ होता है। तो 3 जगह सेक्रीशन होता है, हमने L3 से याद रखा हुआ है। अब एमाइलेज किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? एमाइलेज सलाइवा के साथ होता है, और जैसे आप खाना मुंह में खाते हैं डाइजेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। किस चीज़ का डाइजेशन होगा? अगर मुंह में आप खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन जो है, जैसे आप खाना मुंह में लेते हैं स्टार्च हो जाता है एमाइलेज के चलते। एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन्स। तो इसमें वाइट ब्लड सेल भी होता है,
पेप्सिन नहीं होगा, एपिथेलियल सेल्स होगा, एमाइलेज होगा। अगर कुछ कुछ किताब पेप्सिन थोड़ा सा देता है, पर उसको आप मत मान के चलिएगा, तो अपना करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। पेप्सिन जो है पहला जो ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में स्टमक में ही सेक्रेट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च? स्टार्च इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने आपको बताया एमाइलेज जो है, जैसे आप खाना लेंगे, रोटी लेंगे, तो रोटी इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्टार्च इन दिस, राइट? रोटी इज हैविंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रोटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। चावल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। दोनों में अंतर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के 2 मिनट के अंदर जो है पेट धुआं धुआं बना देता है और एकदम बल्क में तुरंत एनर्जी रिलीज होता है। कम्प्लेक्स में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होता है। तो आपके वेट लॉस के लिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सूटेबल है, सिंपल वाला नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा एक बार में एनर्जी रिलीज होगा तो स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में, है ना? तो द करेक्ट आंसर इज एमाइलेज। अब देखो यार, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थर्ड पार्टी सेट किया है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन इन द साइंस सेट किया है, और ये क्वेश्चन टकराएगा आपके एग्जाम पर हम लोगों ने जो वीडियो बनाया ना, उसको जो लड़का किया है बना सकता है, थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है। अब देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन एसेंशियल फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर थोड़ा सा अगर आपको पता है कि गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन देगा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमने आपको क्या बताया हुआ है? विटामिन। अब देखो, जैसे एक तो है कि थाइमिन को क्या बोलते हैं? B1 बोलते हैं, नियासिन को B3 बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन को B6 बोलते हैं। B3 के कमी से क्या होता है? पेलैग्रा जो स्किन में होता है, सब बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो, कुछ होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो क्या क्या हैं? A है, D है, E है, K है। A, विटामिन A इज रेटिनॉल। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। विटामिन के इज फाइलोक्विनॉन। ठीक है, जो फैट सोलुबल विटामिन होता है कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में होता है। सारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन जो हैं फैट सोलुबल होते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12। जो वाटर सोलुबल विटामिन है आपके यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, वो एस्कॉर्बिक एसिड जैसे विटामिन सी हैं, प्लस ऑल बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट B12। इसका करेक्ट आंसर है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो विटामिन ई है, ये आपको वीडियो जाकर देख लेना, उसमें हमने बताया था कि जो नपुंसकता होता है वो स्टर्लिटी जो होता है विटामिन ई के चलते होता है। तो जिसको भी मानते हैं नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले विटामिन ई का टेस्ट करवाता है, और अगर वो कमी होती है तो विटामिन ई का दवा चलाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज टोकोफेरॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय। ब्लड प्रेशर जो है, आप देखिए ब्लड प्रेशर होता क्या है, अगर आप देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इज एस्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अगर आप देखते हो तो आपके बाह में वो चिपकाता है और हाथ से दबाता है, तो बोलेगा ऊपर 120/80। इसका मतलब क्या होता है? 120 जो है वो हायर वैल्यू है। ये तब है जब आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये 80 नीचे वाला जो होता है वो तब होता है जब आपका हार्ट जो है वो रेस्ट करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको आप बोलते हैं सिस्टॉल। जो रेस्ट होता है इसको आप बोलते हैं डायस्टॉल। ठीक है, सिस्टॉल एंड डायस्टॉल। और उसी दरमियान हार्ट जो है आवाज़ करता है, उसको कहते हैं लब डब। ठीक है, इसको हम लोग अपना भाषा में, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? धक धक। वो लबडब करता है, हम लोग उसको धक धक बना देते हैं कि दिल धक 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 कर रहा है। लबडब करता है दिल। ठीक है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पंप करता है, तो 110 ऊपर वाला ज़्यादा होता है, और रेस्ट है तो जो डायस्टोलिक साइकिल में चला जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। एड्रिनल ग्लैंड से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बेसिकली रेगुलेटेड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मुख्यतः ये करता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये जो है आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं बताइए?
करेक्ट आंसर इज कॉर्टिसोल। ठीक है, होता क्या है दोस्त सॉरी, एक है एड्रिनल ग्लैंड आपका, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड? किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एकदम किडनी के पास होता है। तो जो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारा हार्मोन सेक्रीट करता है, उसमें एक हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है। एक क्या होता है कि जब आप एग्जाम में आप बैठते हैं तो कुछ आदमी देखेंगे कि उसका पैर थरथराने लगा, पूरा पसीना से लथपथ, पूरा लथपथ हो गया वो आदमी पसीना से, पूरा एंजाइटी हो गया, उसको स्ट्रेस हो गया। उसके ब्लड जो साइकिल होता है, उस ब्लड में बदमाशी कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, एकदम बदमाश हार्मोन ग्लैंड है। ये क्या करता है कि इसमें इसके पहले ब्लड में 10 ml का कॉर्टिसोल था। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें 100 ml डाल दिया। जब आप 100 ml डाल दिए तो वो अपना असर दिखाना किया, वो पूरा पसीना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और एग्जाम में उसका हाथ पाँव फूल गया। तो वो सब आपका काम कराता है, जो स्ट्रेस देता है वो कॉर्टिसोल देता है। कॉर्टिसोल जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हो जाएगा, उसके चलते होता है। और एक और हार्मोन देता है, उसका नाम है एड्रिनलिन। ठीक है, ये जो एड्रिनलिन जो है ना, इसको आप कहते हैं फाइट हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन। जब लड़ाई होता है तो आदमी बोलता है कि मेरा एड्रिनलिन का सेक्रेशन हो गया और हम भाग खड़े हुए, या कुछ अगर रंगबाज टाइप का आदमी है तो मार कर लिया, उसका भी एड्रिनलिन सेक्रेशन ज़्यादा हो गया, वो लड़ाई कर लिया। तो एड्रिनलिन जो सेक्रेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज अ फाइट हार्मोन और अ फ्लाइट हार्मोन। दिस कॉर्टिसोल इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन, अपने स्ट्रेस पैदा करता है, परेशान करता है। दिस ऑक्सीटोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीटोसिन है ये कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। ठीक है, और देखो ये बहुत अच्छा हार्मोन है। जो चाइल्ड बर्थ होता है, जिसमें यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते ही पैदा होता है। वही वो उसको यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चा को पुश करता है। दिस ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग हार्मोन। क्यों कहते हैं बाइंडिंग हार्मोन? दिस इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग हार्मोन। हम लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं अपनी माँ से, हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, जो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो एक तरह से जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक अमृत है। दुनिया में उस चीज़ का कोई जगह नहीं ले सकता है। उसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है। माँ आपको सींचती है, अपने तन से सींचती है। इसीलिए कहा जाता है कि माता को माता नहीं हो सकती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, बेटा नालायक हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। वो आपको अपने स्तन से सींचती है, अपने शरीर से सींचती है। तो आप जब माँ का जो आप दूध पीते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसके तरह से एक माँ का बाइंडिंग होता है उस बच्चे के साथ, और इसीलिए इसको बाइंडिंग हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है, यही ब्रेस्ट मिल्क के लिए, जो महिला का जो स्तनपान होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो वो जो मिल्क का सेक्रेशन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते होता है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि बाइंडिंग हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ये तो बता दिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ टेम्परामेंट? टेम्परामेंट ग्लैंड किसको आप कहते हैं? तो अगर इसमें आंसर देखेंगे तो इसको हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, उसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड की बहुत आप समस्या महिलाओं में देखेंगे। औरतों में बहुत थायराइड से पीड़ित होती है और प्रतिदिन उनको दवाई खाना पड़ता है खाली पेट। तो थायरॉक्सिन जो है ना, आप देखते हो कि घर में अगर हम लोग बच्चा थे तो बोलता था कि आपके पापा मम्मी बोलेंगे कि सब पढ़ाई का टेम्परामेंट ही नहीं है, नालायक है। ठीक है, तो वर्ड वही है टेम्परामेंट, कि इसको पढ़ाई का एकदम टेम्परामेंट नहीं है, क्या पढ़ेगा, क्या कलेक्टर बनेगा, है ना। तो टेम्परामेंट क्या होता है? जब थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है ना, वो आपके सॉरी, जो थायरॉक्सिन है वो आपका मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसी घर में देखेंगे थायरॉक्सिन होगा, तो अगर आपके माताजी वगैरह को होगा, जैसे मेरी माताजी को है, तो हमें पता है शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ काम करने में अंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मेंटल एक्टिविटी को थोड़ा सा रिटार्ड करता है, स्लो करता है। और मेंटल एक्टिविटी जो है, यही आपका जो है बिहेवियर को डिसाइड करता है। ठीक है,
बिहेवियर क्या है, आप सुस्त पड़े हुए हैं, कुछ काम करने में अंग नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो चूंकि आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है तो उसी को आप बोलते हैं ना कि आपका टेम्परामेंट क्या है। मेरा टेम्परामेंट ही पढ़ाई का नहीं है, ये आपका बिहेवियर है ना कि आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ टेम्परामेंट हार्मोन बिकॉज इट has impact on your mental activity. It is the mind which is your CPU, central processing unit. माइंड है, दिमाग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। ठीक है, तो दिमाग को यूज करो, बचाने से कुछ नहीं होगा, शरीर जलेगा अंत में। ऐसा थोड़ी है कि दिमाग जो बचा हुआ है उसको कम इस्तेमाल करोगे तो महंगा बिकेगा, ऐसा नहीं है, वो सब जलेगा। खूब इस्तेमाल करो तो वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ टेम्परामेंट हार्मोन। आप लोग साथ साथ में अटेम्प्ट लेते रहिए। ठीक है, जब आप साथ साथ में अटेम्प्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने, भाई कोई तोप होगा तो अगर तुम तोप हो तो 25 में 25 सही करो। ठीक है ना, 25 में 25 सही करो तो तुमको तोप मानेंगे। साइंस अगर सब चीज़ है तो 25 में 25 सही करो। बहुत लोग होगा तो इसमें बहुत होगा तो 20। अगर कोई लड़का इसमें 25 क्वेश्चन में 15 से 20 सही कर दे रहा है, ठीक है, तो उसका बीपीएससी में सिलेक्शन डन है। अगर आप इस पेपर में 15 है तो उसको पुश करो, अगर कोई 20 प्लस सही कर दिया तो उसको तो 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 15 से डाउन है, 1 महीना है, जान लगा दो, एकदम धुक तो अपने आप को। ठीक है, जीवन में यार कभी कभी रगड़ाई बहुत ज़रूरी है। इतना अपने आप को रगड़ के पढ़ो कि जीवन में याद करोगे कि यार 1 महीना हम ऐसे भी पढ़े थे, है ना। तो जीवन में अपने पोता होता को किसी और का स्टोरी सुनाने से अच्छा है कि अपना स्टोरी सुनाइएगा कि 1 महीना ऐसा पढ़े थे कि बस पढ़े ही पढ़े थे और कुछ नहीं किए थे। इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन 15, पुट इन इफर्ट, यू हैव द पोटेंशियल। ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग बिटवीन 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर दे रहे हैं, यू आर इन, आपका बीपीएससी में हो जाएगा। ठीक है, अगर कट ऑफ 110 जाता है तो आप बॉर्डर लाइन पर रहेंगे, 112 आपका आ सकता है, 113 आ सकता है। पर अगर कोई 20 प्लस मार दिया, 20 या 20 से प्लस, उसका 120 प्लस नंबर रहेगा। चलो, द इमरजेंसी हार्मोन और एड्रिनलिन इज सेक्रेटेड बाय, अभी बताया, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जो फाइट या फ्लाइट हार्मोन है उसकी जिक्र हो रही है। मैक्सिमम रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दोस्त ये वीडियो में हम बता रखे हैं, अगर आप लोग नहीं वो वीडियो कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लो। क्वेश्चंस टकराएंगे, हाथ जोड़ कर विनती है, कर लो मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होता है? रेड लाइट में होता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर आपको याद करा दूं कि मात्र 3 कलर में होता है। हमने आपको पीवीआर से याद करवाया था, जो पीवीआर में सिनेमा देखने जाते हो। रेड लाइट का क्या है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। विबग्योर में क्या होता है? इसीलिए आप देखते हैं कि हवाई जहाज़ के लिए जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उसमें लाल बत्ती लगाया जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जब उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो दूर से हवाई जहाज़ को दिख जाता है। इसीलिए जो आपकी गाड़ी होती है उसमें जो लास्ट में जो बत्ती लगा होता है वो लाल रंग का होता है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो लाइट वेव्स ज़्यादा दूर चलेंगे तो बहुत दूर से आपको लाल कलर दिख जाएगा। इसीलिए ट्रैफिक लाइट भी लाल होता है कि दूर से आपको दिख जाए। रेलवे सिग्नल भी लाल होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जब वेवलेंथ ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा वाला वेवलेंथ में होता है। सबसे कम किस में होगा? वायलेट में। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का है। सॉरी, तो वायलेट का है तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस वायलेट में होगा। ब्लू कलर 2 नंबर पे आ जाएगा। ग्रीन कलर में आप बताइए कि ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस कितना होगा? ग्रीन कलर में एब्सोल्यूट 0 होगा। यही 3 कलर में होता ही है तो कैसे हो जाएगा ग्रीन में? आप कोई भी विबग्योर का लेके आ जाइए, वहाँ पे होगा ही नहीं। यही 3 कलर में फोटोसिंथेसिस होना है, ग्रीन में 0 होगा। आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस सेल्स क्रोमोजोम? ठीक है, कोई बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर करता है? अभी हमने आपको बताया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन उसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में बहुत चीज़ प्रेजेंट है दोस्त। न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में आरएनए भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आत्मा में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में एक चीज बनता है, उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है ना, ये फैक्ट्री है। किस चीज का फैक्ट्री है? प्रोटीन का फैक्ट्री है। यही प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। अगर प्रश्न पूछे कि राइबोसोम कहां से होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहां? न्यूक्लियोलस में।
ठीक है, अब देखो डीएनए जो है मुख्यतः कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, प्लस सम पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्लस सम पार्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो अभी आपको ऊपर बताए थे, जो जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। अब प्रश्न उठता होगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर सर क्या है? तो देखिए, आरएनए कुछ नहीं है, एक मैसेंजर है, एक पोस्टमैन है। किसका पोस्टमैन है? राइबोसोम का पोस्टमैन है। वो राइबोसोम को जाकर बोलेगा कि भाई प्रोटीन बनाओ। ये मेकर है, राइबोसोम प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। ये आरएनए क्या है? मात्र एक मैसेंजर है, जाकर उसको बोलेगा कि आप जाकर प्रोटीन बनाइए। दिस इज कॉल्ड एज this is the function of the RNA. It is acting as a messenger. Messenger of what? Just do the synthesis of the protein. अब देखो, जो डीएनए है, डीएनए में आपका जो, जैसे आप पिता हैं, आप अपने बच्चे को जो ट्रेट्स देंगे वो डीएनए के थ्रू देते हैं। डीएनए में क्या होता है कि डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कौन देता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? वैटसन एंड क्रिक देता है। ठीक है, वैटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया हुआ स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि आप इसको, ये तो न्यूक्लियस में आ ही नहीं पाएगा। जब न्यूक्लियस में नहीं आएगा तो इसको हम लोग बाइंडिंग करते हैं। जब बाइंडिंग करते हैं तो इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ऐसे से गुच्छादार करके अब न्यूक्लियस में चला गया, इसको आप क्रोमैटिन या क्रोमैटिड बोलते हैं। पर और इसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप, यार बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, माफ़ करिएगा बायोलॉजी वाले आप लोग जो होंगे, तो इस चीज़ को, जो हमने डीएनए को इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का एक पार्ट तुम काटो तो यही हो गया जीन। तो जीन इज व्हाट? जीन इज नथिंग बट द डीएनए। इट इज नथिंग बट कंप्लीट डीएनए। व्हाट इज क्रोमोसोम? अगर पूछेगा कि व्हाट इज द हेरिडेटरी मटेरियल, इट इज डीएनए। ऑप्शन में नहीं है क्रोमोसोम, ऑप्शन में नहीं है तो क्रोमैटिड, ऑप्शन में नहीं है तो जीन। अब डिपेंड करेगा कि क्या किस तरह का मांग है क्वेश्चन में, चारों नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो डीएनए है यही क्रोमैटिड है, यही क्रोमोसोम है और यही जीन है। और यही जो है आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अब थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा। देखो, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? हमारा एंड गोल है। क्यों? बिल्डिंग ब्लॉक है। इस पूरे चीज को आप कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ। जीवन का सूत्र है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। यार हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बने, पर पता नहीं हमसे बने नहीं पाता है ना, बड़ा बन जाता है। और यार मेरा कंसेंस अलाउ नहीं करता कि टिक करके निकल जाए ABCD, लगता है कि चीटिंग है। इसको आप कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ, जीवन का मूल मंत्र है। जैसे मैथ का मूल मंत्र क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो मैथ क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ। ठीक है, इस प्रोसेस को डीएनए से आरएनए के तरफ का जो प्रोसेस है, इसको आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से, जो आरएनए क्या कहता है? आरएनए ही तो कहता है कि प्रोटीन बनाओ। किसको कहता है? प्रोटीन फैक्ट्री को। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज राइबोसोम। जैसे हमने आपको बताया कि जीन इज व्हाट? जीन इज नथिंग बट जीन इज डीएनए। डीएनए ही तो है जीन। देखो ऑप्शन में रहेगा हिस्टोन, लिपिड। अगर ऑप्शन में रहेगा कि जीन इज डीएनए प्लस हिस्टोन, लिपिड, ये सब काट देना। अगर हमारे वीडियो के थ्रू आप चलोगे ना तो हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं। जीन इज इक्वल टू डीएनए, दिस इज एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब फालतू है, वो सब ऑप्शन बना के परेशान कर रहा है। ठीक है, आरएनए इज इक्वल टू राइबोसोम्स, खत्म। आरएनए बराबर है तो भाई आरएनए तो मैसेंजर है, वही तो उसको कह रहा है कि तुम बनाओ प्रोटीन। ठीक है, तो आरएनए बराबर राइबोसोम्स। अब देखिए कहाँ था, भूल गया। और इस प्रोसेस को आरएनए से जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज कर रहा है, इसको आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर पूछ ले तो थोड़ा सा तैयार रहिए। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ इज मेड अप ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आप बीमार होते हैं तब क्या होता है, तब देखो, ये वाला ले लें, चलो ये वाला लेते हैं। आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, एक वायरस है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ ऐसे बन रहा है, वायरस आपके डीएनए पर अटैक किया, आपके डीएनए को क्या किया, गुलाम बना लिया, अपना स्लेव बना लिया। अब डीएनए से क्या सिंथेसिस होना था, आरएनए, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ। अब आरएनए जो आपका बन रहा है, अब तो गुलाम हो गया आपका, आप किसी के गुलाम हो गए, अब वायरल आरएनए बन रहा है। अब वायरल आरएनए क्या सिम्टम्स दे रहा है राइबोसोम को, प्रोटीन बनाओ, तो कैसा प्रोटीन बन रहा है, वायरल प्रोटीन बन रहा है। आपका शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, ये चीज़ क्या दे रहा है, वायरल प्रोटीन क्या है, एक जहर है, इसीलिए आपका शरीर टूटना स्टार्ट करता है, आप गुलाम हो जाते हैं। फिर आपका क्या चलता है, एंटीवायरल थेरेपी चलता है, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी चलता है, और फिर आप सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ को मेंटेन कर देते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ को मेंटेन करते हैं तो आप रिकवर कर जाते हैं। यही चीज़ है पूरा यार, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप शॉर्ट करते हैं, रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द रेजिस्टिंग इन स्किन इन्फेक्शन, बताओ, थर्ड पार्टी क्वेश्चन सेट किया है, पर अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरा है, उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है, चवन्नी भर का भी नहीं यार, 5 पैसा का उसके लिए सवाल है। और जो रटे हैं, जो घटना चक्र रटे हैं, क्राउन रटे हैं, अब वो बहुत टेंशन में पड़ जाएगा कि साला स्किन इन्फेक्शन क्या होता है, ये इन्फेक्शन क्या होता है, वो परेशान हो जाएगा। पर मेरा कैंडिडेट इसको सही कर देगा। बताओ 12 में आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। वीडियो जाकर देखना, हमने उसमें बताया है कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, और इसको हम कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, जब हम वीडियो में बताए हैं कि इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, थोड़ी कि स्किन इन्फेक्शन के लिए नहीं करेगा, सब चीज़ पे अटैक करेगा, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन ही है, तो विटामिन ए इसका आंसर हम हिट करेंगे। सही हो गया आंसर, इसमें और क्या है, विटामिन ए में इतना ही पढ़ना ही कि इट इज़ एन एंटी इन्फेक्शन विटामिन, खत्म हो गया। चवन्नी भर का सवाल है, सब सही मैच्ड है। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब हार्ट के लिए, ब्रेन के सब सही आंसर है यार। आज आप लोग टेलीग्राम में इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, नहीं एमआरआई के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे थे, एमआरआई के बारे में। यार एमआरआई में एक चीज़ याद रखना कि एमआरआई में सब चीज़ का इस्तेमाल होगा, पर एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता। इस पर मैं एक वीडियो बनाया है 10 मिनट सीरीज वाला में, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बताइए, डिजीज कॉज बाय द वायरस इंक्लूड्स, इसमें क्या है, डेंगू और सब क्या है, टाइफाइड जो है वो किसके द्वारा होता है, सैलामोनेला टाइफाई, सैलोमोनेला टाइफाई, ठीक है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है ना। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ का डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बताओ। अगर ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को होता है तो ये बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरस डिजीज है। पहले डेंगू जो होता है वो एडिस इजिप्टी से होता है, ठीक है। एडिस इजिप्टी एक मच्छर है, वो डेंगू वायरस को कैरी करता है, तो वो उससे होता है। टाइफाइड तो बता ही दिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल ये भी है यार, उसका क्या नाम है, उसका ट्यूबरकुलोसिस वाला का देखो मैं दिमाग से निकल रहा है, उसका ट्यूबर कोलाई करके ही ऐसा उसका नाम है, आप थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिएगा, पर बैक्टीरियल है इतना फॉर श्योर हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आपको मिल सकता है, और अगर पहला क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी में बैठेंगे, अगर थोड़ा सा भी जमीर वाला आदमी होगा तो ये क्वेश्चन जरूर सेट कर देगा। और जो इसको आंसर सही मार रहे हो, इसका मतलब यार तुम्हारा तैयारी बहुत सही चल रहा है। इसका आंसर है 11 मार्च 2020। अच्छा, पैंडेमिक क्या होता है, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब पूरा जो विश्व को बहुत लार्जर स्केल पे इम्पैक्ट कर रहा है, उसको आप पैंडेमिक बोलते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज़्यादा, अच्छा अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी थोड़ा हो जाए, वो ट्रेडॉस हैं। ट्रेडॉस जी कहाँ के हैं, इथियोपिया के हैं, इथियोपिया। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे। पता नहीं कोई एग्जाम में, या यूपीएससी वाला एग्जाम में पूछा था
कि जो डायरेक्टर जनरल बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, युवा ओकोजांजी या जो भी उनका नाम था, वो किस देश की हैं, तो नाइजीरिया की थी। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस वन, ठीक है। इथोपिया के हैं। 11 मार्च 2020 को इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है पैंडेमिक है, ठीक है। तो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो इससे ज़्यादा WHO में कुछ करने की जरूरत नहीं है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अप्रूव अ प्लांट बेस्ड वैक्सीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट बेस्ड वैक्सीन को कौन डिस्कवर करता है, मतलब पहली अनुमति कौन देता है, अप्रूव कौन करता है, कनाडा। थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, जो प्लांट बेस्ड वैक्सीन है, जो जिसका अप्रूवल दिया है कनाडा ने, उस वैक्सीन का नाम है कॉबीफेंच, ठीक है। और इसको अनुमति दिया है कनाडा ने, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए, आप वैक्सीन वाले एरिया को मैडम ने कवर किया है ना, कि मतलब देखिए अगर अच्छा सेटर है तो वैक्सीन से जितना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना इस वीडियो में कवर कर दिया गया है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कनाडा जो है उसको अनुमति देता है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अप्रूव अ DNA वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड फॉर द इमरजेंसी यूज, करेक्ट आंसर इज अपना प्यारा भारत, ठीक है। उसको अनुमति देता है DNA बेस्ड वैक्सीन के लिए। अगर आप उसका नाम देखें तो उसका वैक्सीन का नाम है जाइकोव-डी। जाइकोव में ही नाम है, जाइडस कैडिला कंपनी है। हेडक्वार्टर अभी इसका कहाँ है, जाइडस कैडिला भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो पूरे विश्व में मल्टीनेशनल कंपनी है, अहमदाबाद में है, ठीक है। बहुत नामी कंपनी है। एंटासिड वगैरह आप खाते होंगे, जैसे एक दवा है सिंटोडैक, वो गैस्ट्रिक वगैरह के लिए बहुत अच्छा दवा है, जाइडस कैडिला का है, ठीक है। और इसमें कुछ बताना है क्या, हाँ एक चीज़ और देख लो यार, और हेवी हो जाएगा, ये इंजेक्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको मतलब आपको सिरिंज से इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो DNA वैक्सीन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है। डोंट, जो भी जितना इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होगा उसमें कमी नहीं करेंगे यार, बस पता रहना चाहिए। BPS इतना ही पूछेगा। टेटनस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। टेटनस बताइए किस पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। तो टेटनस जो है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा होता है। तो क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई के द्वारा होता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्लोस्ट्रोडियम, यार जो भी है इसका नाम, जो भी आप लोग देख लीजिए, क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई के द्वारा होता है और ये बैक्टीरियल है, ठीक है। खत्म हुआ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका मैं नहीं बता रहा, क्यों, वीडियो है। पहले इसको आंसर देखने के लिए आप वो जाकर विटामिन वाला वीडियो देख लो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो जरूर देखो, अगर नहीं होगा धोखा खा जाओगे। आज निखिल जी ने डाला है कास्ट सेंसस पे, आप लोग मरते रहते हो वीडियो करने के लिए। देखो यूट्यूब वाला पे भरोसा मत करो यार, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसको पैसा कमाना है। वो क्लिकबेट कुछ भी चला देगा, ठीक है। उन लोग का क्या है, साल तो आपका बर्बाद होगा, उसका क्या जाता है यार, उसका तो कुछ नहीं जाता है। वो धर के आपको करंट अफेयर्स पे वीडियो डाले जा रहा है, वीडियो पे वीडियो डाले जा रहा है। आप UPSC में देखिए, बहुत लोग का PT नहीं होता, धर के PT 365 किए जा रहा है और क्वेश्चन स्टैटिक से पूछ रहा है। आप उसके मार्केट ट्रिक्स में मत जाओ, है ना। पहला काम आप करोगे कि जो कास्ट वाला वीडियो है उसको लिख कर, उसका फोटो लगाकर अपने स्टडी टेबल के पास लगाओ। उसको कम से कम 10 बार देखना है एग्जाम के पहले। आप सोचते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले कर लेंगे, वहाँ पे गोपालगंज टिक करना है, टिक करके आ जाओगे औरंगाबाद। अगर यार 5 क्वेश्चन पूछता है और एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है, जिला का नाम पूछता है, अगर उसमें आप 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन के कारण, रिवीजन के लैक ऑफ रिवीजन के कारण, यू आर आउट। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको टिक करिए, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ये सारा चीज़ बताया हुआ है वीडियो में, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर नॉट इंडिजिनियस, बताइए। कॉर्बेवैक्स कहाँ का है, अभी जो बच्चा जो है सब 12 से 14 साल का, आप कॉर्बेवैक्स उसको दे रहे हैं, किस कंपनी के द्वारा है। जो कॉर्बेवैक्स हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है बायोलॉजिकल ई, बायोलॉजिकल ई। ये तो कोविशील्ड तो हमने बता रखा है, सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ का है, पुणे का है। कोविशील्ड आपको एस से हमने बता रखा था कि एस से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, एस मतलब सीरम। और एक क्या है, भारत बायोटेक का है, वो हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है, वो आपको पता ही है। फाइजर और मोडर्ना, जो फाइजर है, जो फाइजर कंपनी है, वो अकेले नहीं बनाया है, वो एक कंपनी है, पूरा UK में फाइजर लगा है, उसका नाम है बायोएनटेक, जर्मनी की कंपनी है, ठीक है।
कोविशील्ड और कोवैक्सिन जो हैदराबाद वाला है, ठीक है। फाइजर मोडर्ना अमेरिकन कंपनी है, तो फाइजर और मोडर्ना इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। 20 में करेक्ट आंसर आपका हो गया ई, ठीक है। कॉर्बेवैक्स जो है भारत का है, बायोलॉजिकल ई कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, वैक्सीन हब ऑफ कंट्री कौन है? वैक्सीन हब ऑफ द कंट्री इज हैदराबाद। देखो ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन फ्रेम किया गया है यार, ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछेगा। हम लोग बार बार अभी क्या बोल रहे थे, RT-PCR टेस्ट कराए कि नहीं, RT-PCR टेस्ट कराए कि नहीं। PCR इज क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पहले किसने डिस्कवर किया इस टेक्निक को? इसका करेक्ट आंसर है कैरी मुलिस, और कैरी मुलिस अमेरिकन हैं और इनको 1993 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगर ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट टकराएगा, आप देखना। द वर्ड वैक्सीन, ये सब डायरेक्ट नहीं टकराएगा तो तुम हमसे बोलना। हैज बीन derived from the Latin word which is it is derived from the word vacca। लैटिन वर्ड है वैका, ठीक है। तो वैका का मतलब क्या होता है? पहली जो वैक्सीन डेवलप किया गया है, अगर फर्स्ट वैक्सीन अगर आपसे पूछे तो जो पहला वैक्सीन डेवलप किया गया है वो है एडवर्ड जेनर के द्वारा। कब डेवलप किए हैं एडवर्ड जेनर? 1796 में। किस चीज़ के लिए इन्होंने डेवलप किया था? स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया था। वैका का मतलब होता है काऊ, ठीक है। करेक्ट आंसर काऊ हो जाएगा। वैक्सीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग काऊ। काऊ पॉक्स से रिलेटेड है, पर पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए हो गया था, काऊ से लिया गया था, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पुराना मतलब ये ट्रिवियल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली हम लोग बैक्टीरिया टिक कर दोगे, पर गलत आंसर है, फंगस हो जाएगा। इसके बारे में आपको एक स्टोरी बता देते हैं। अच्छा, इसको कौन किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो पता होगा। अरे कुछ तो पढ़े होगे 5-6 में। किताब से दुश्मनी नहीं ना था कि एकदम कसम खा लिए थे कि किताब नहीं छुएंगे। तो पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करते हैं। होता क्या है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड चले जाते हैं कुछ दिन छुट्टी के लिए। तो इनका जो लेबोरेटरी था, तो उस लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह रखे हुए थे, कुछ खाना का प्रोडक्ट रखा हुआ था। जब खाना का प्रोडक्ट रखा हुआ था तो जब 2-3 महीना बाद आए थे तो बहुत इनका लेबोरेटरी वाज इन वेरी पैथेटिक कंडीशंस। व्हेन ही केम बैक आफ्टर द पिकनिक, व्हाट ही फाउंड इज कि जो प्लेट होते हैं, जो गंदा चीज़ आप देखते हैं ना, वहाँ पर फंगस उग जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में फुफुंदी उग गया। तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया के एकदम महारथी खिलाड़ी हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। तो ये जब फुफुंदी उगता है तो इसको जाकर वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कि जो फुफुंदी, जो फंगस जो है, ये पेंसिलियम नोटैटम ट्रेड का है। पेंसिलियम नोटैटम, ठीक है, पेंसिलियम नोटैटम स्पीशीज का है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो है, जो प्लेट पर बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया, ये जो फंगस है, इस बैक्टीरिया को डेवलप और ग्रो नहीं करने दिया है, मतलब इसका ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया है। ये जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनको लगता है कि ये जो फंगस है, इसमें ऐसा ज़रूर कुछ चीज़ है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है। तो यहीं से इनको आइडिया मिलता है। और पेनिसिलिन का जो पहला एंटीबायोटिक है, बायोटिक मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, वायरस के चलते बुखार हुआ है, वायरल बुखार है, और दुकान पे गए, बोले भैया एंटीबायोटिक दे दीजिए। अरे भाई, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए है, वायरस को किल करने के लिए थोड़ी है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर परचेज। जो मन किया आपने डॉक्टर बन गया, और वो भी जो दुकान पर बैठा हुआ है वो भी अपने आप को भारी एम्स का डायरेक्टर समझता है, रणदीप गुलेरिया समझता है, वो भी आपको दवाई दे देगा, ये खा लीजिए, ठीक है। और यही सब जो है हम लोग क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो है उसको एकदम रजिस्ट कर रहा है, पूरा डोज भी नहीं खाते हैं, 1-2 फाइल खाया छोड़ दिया, डॉक्टर तो पूरा डोज देता है। तो जो पेनिसिलिन है वो फंगी से लिया गया है, पेनिसिलियम नोटैटम से, बाद में फिर दूसरा फंगस से लिया जाने लगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ये फिर कोई गाली देगा कि आपने तो ये मार दिया, फंगस है ना, नहीं तो कमेंट में फिर बेइज्जत करेगा। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस इज, देखो एक होता है माइकोरिजेई, ठीक है, माइकोरिजेई। तो माइकोलॉजी इसको कहते हैं, फैक्ट है, याद रखिएगा। हम तो इसको ऐसे याद रखें कि माइकोरिजेई एक
फंगस होता है जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, अगर आप पेड़ में देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसके रूट के पास एक पतला पतला सा चीज़ लग जाता है। ठीक है, एकदम आपको लत्तर टाइप का रहता है और रूट्स के पास लगा होता है। भाई ये जो रूट के पास लगा होता है वो फंगस होता है। ठीक है, और वो प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे म्यूचुअलिज्म है? ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सक करने में हेल्प करता है। और फंगस को क्या बेनिफिट है? इसको रहने का एक स्थान मिल गया, उसके रूट्स में वो रहता है और उसके बदले उसको हेल्प क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमको भी फ़ायदा आपको भी फ़ायदा, उसको म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये जो है आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे, या जो भी आप गाँव में भी पेड़ देखते होंगे तो वो फंगस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द माइकोरिजाई। ठीक है। 25 Who among the following is credited for creating the world first vaccine? अभी आपको हमने बताया एडवर्ड जेनर 1776। एडवर्ड जेनर जो डेट है आप जो 1796 है दोस्त। ठीक है, उसमें हमने 1776 लिख दिया था क्या? देख लो एक बार यार, वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जो है ना गलत ऑन रिकॉर्ड रहेगा तो दिक्कत है। 1796। ठीक है, इतना काफ़ी है। और भी वीडियो लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जान लगाइए, वक्त कम है पर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।